हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग टेक सपोर्ट। मैं हूं अखिल अंसारी, स्वागत करता हूं आपका। गाइज़, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एक विंडोज़ सर्वर जहां अपने सर्वर सिस्टम में विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक फीचर आता है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, जिसके थ्रू हम पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल पॉलिसीज़, और जो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल पॉलिसीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं और अपना जो क्लाइंट कंप्यूटर है उस पे हमारा जो है फुल कंट्रोल होता है। उसमें हम कोई भी वॉलपेपर डिप्लॉय कर सकते हैं पॉलिसी से, यूएसबी ब्लॉक कर सकते हैं, यूएसबी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, बिट लॉकर अप्लाई कर सकते हैं, पासवर्ड पॉलिसी हम सेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स पे, और ऐसी ही हम मल्टीपल जो पॉलिसीज़ हैं वो क्रिएट करके हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिसी क्रिएट कर देंगे, ताकि हम जो है अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स पे पूरा कंट्रोल कर सकें कि क्या चीज़ हमें इनेबल करनी है, क्या चीज़ हमें डिसेबल करनी है। जो एक स्टैंडर्ड यूज़र है, जो एक नॉर्मल यूज़र है, वो अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स में, वो अपने सिस्टम में क्या चेंजेस कर सकता है, क्या चेंजेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स पे हम फुल कंट्रोल कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी के थ्रू, जो कि एक विंडोज सर्वर का फीचर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या होता है। थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ एक इसका इंट्रो मैंने यहाँ पे दिया है, जो थोड़ा सा आपको ये थॉर्टिकल नॉलेज दे देता हूँ। उसके बाद में फिर बाकी प्रैक्टिकल से बात करेंगे, बट पहले हम जान लेते हैं कि सबसे पहले जानते हैं ग्रुप पॉलिसी। तो ग्रुप पॉलिसी क्या है? तो ग्रुप पॉलिसी इज रिलेटेड टू विंडोज। It is basically a Windows feature that contains a number of complex settings in the Windows registry. These can be helpful for system admins to gain control over the users and computers working environments in the Active Directory. ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया कि ग्रुप पॉलिसी हम क्रिएट कर सकते हैं, और ग्रुप पॉलिसी के थ्रू जब हम ग्रुप पॉलिसी जीपीयू के थ्रू डिप्लॉय करते हैं तो हम अपने कंप्यूटर्स को, जो भी हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या उन पे जो यूज़र्स लॉगिन हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से कंप्यूटर्स पे क्या चीज़ें इनेबल होनी चाहिए, क्या चीज़ें डिसेबल होनी चाहिए, और कौन कौन से सेटिंग्स इनेबल डिसेबल होनी चाहिए, या फिर यूज़र्स को किन किन फीचर्स का, कौन कौन से फीचर्स का जो है एक्सेस होना चाहिए। और यूज़र जो भी सेटिंग्स है हम ग्रुप पॉलिसी से उसको अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जब यूज़र पे वो अप्लाई हो जाती हैं पॉलिसी, या फिर कंप्यूटर्स पे वो अप्लाई हो जाती हैं, तो हमारी ग्रुप पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही वो फीचर्स को, सेटिंग्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट ऑल्सो नॉन एज GPO आर बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ रूल्स, ए वर्चुअल पॉलिसी सेटिंग्स compilation. Group policy object form a collection of policy settings, computer related policies, user related policies that have the role of defining the behavior of computers or users in an Active Directory environment. Basically, through a GPO, you establish a set of settings in order to configure your clients and servers and draw user designed rules in your company. Each group policy object will have an exclusive name. ठीक है, तो ग्रुप पॉलिसी क्या करता है कि एक जो ग्रुप पॉलिसी जो है ये एक बंच ऑफ कलेक्शन ऑफ रूल्स, यानी एक पॉलिसी का एक कलेक्शन है। ठीक है, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, हम उसमें पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स हम इनेबल करने हैं, कौन कौन से फीचर्स हमें डिसेबल करने हैं, और विंडोज़ कंप्यूटर्स में जो क्लाइंट का कंप्यूटर है उस पर कौन कौन से फीचर जो है वो क्लाइंट यूज़र जो है वो एक्सेस कर सके या फिर एक्सेस नहीं कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यूजर्स बेसिस पे भी और कंप्यूटर्स बेसिस पे भी। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो जो अभी पहले हमने डिस्कस किया वही आपका बेनिफिट्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि वी कैन सेट पर्टिकुलर वॉलपेपर टू कंप्यूटर्स और यूजर्स। ठीक है, तो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू हम पर्टिकुलर वॉलपेपर हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, यूजर्स बेसिस पे भी और कंप्यूटर्स बेसिस पे भी। सपोज करो आपकी कंपनी में 100 यूजर्स हैं, ठीक है, और उनको 100 सिस्टम असाइन है। ठीक है, अब आप चाहते हो उन सारे 100 कंप्यूटर्स पे
एक ही वॉलपेपर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम मैन्युअली उन पे एक एक वॉलपेपर सेट करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। और हम वो वॉलपेपर जो भी हमें सेट करना है वो सेट तो कर देंगे, लेकिन यूज़र को एक्सेस होगा उस पर, यूज़र अपने आप खुद से उस वॉलपेपर को चेंज कर सकता है, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर जो वॉलपेपर है वो हम उस सिस्टम पे अप्लाई करें या फिर उस यूज़र पे अप्लाई करें, ताकि वो यूज़र जो है उस वॉलपेपर को ना तो चेंज कर सके, ना उसमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं कर सके। जो हमने बैकएंड से ग्रुप पॉलिसीज डिप्लॉय कर दिया है वॉलपेपर, वही उस पर दिखना चाहिए, ठीक है। तो एक ये बेनिफिट्स हो गया आपका ग्रुप पॉलिसी का, ठीक है। तो इसलिए हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सेकेंड है वी कैन इनेबल और डिसेबल यूएसबी फॉर कंप्यूटर्स और यूजर्स, ठीक है। तो हम यूएसबी इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी के थ्रू, कंप्यूटर्स बेसिस पे भी और यूजर्स बेसिस पे भी, ठीक है। सपोज करो एक कंप्यूटर्स पे आपके 5 यूजर्स आपके लॉगिन करते हैं, ठीक है, या 4 या 5 यूजर्स लॉगिन करते हैं, 24/7 वो वर्क करते हैं। उसी सिस्टम पे आके पहला यूज़र एक्सेस कर रहा है, फिर दूसरा यूज़र एक्सेस कर रहा है, फिर तीसरा, शिफ्ट वाइज वो सारे यूज़र एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि 2 यूजर्स को उस सिस्टम पे यूएसबी का एक्सेस होना चाहिए और 2 यूजर्स को उस सिस्टम पे यूएसबी ब्लॉक होनी चाहिए। तो इस तरीके से भी हम पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। या फिर किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे आपको यूएसबी ब्लॉक करना है कि कोई भी यूज़र उस पर लॉग इन कर ले, उसको ये यूएसबी जो है वो ब्लॉक होनी चाहिए, तो वो पॉलिसी भी अप्लाई कर सकते हैं। और यूज़र बेस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि 2 यूज़र लॉगिन करें तो उन यूज़र्स को, पर्टिकुलर मतलब यूज़र को हम ब्लॉक कर सकते हैं यूएसबी एक्सेस करने से, उस सिस्टम पे अगर लॉगिन करता है या फिर किसी भी सिस्टम पे लॉगिन करता है, पर्टिकुलर यूज़र को हम ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किसी भी सिस्टम पे लॉगिन कर ले, उसको यूएसबी एक्सेस मिलेगा ही नहीं उस यूज़र को। और हम कंप्यूटर बेसिस पे भी कर सकते हैं कि उस सिस्टम पे कोई भी यूज़र लॉगिन कर ले तो उसको यूएसबी एक्सेस नहीं मिले, ठीक है। तो इस तरह की पॉलिसी हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में वी कैन डिप्लॉय सॉफ्टवेयर्स फॉर कंप्यूटर्स एंड और यूजर्स, ठीक है। तो हम ग्रुप पॉलिसी के थ्रू सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं यूजर बेसिस पे भी और कंप्यूटर बेसिस पे भी, ठीक है। यदि हम यूजर बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं तो यूज़र को कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम नेटवर्क एक फीचर होता है, उसके अंदर जाके जो भी हमने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किए हैं ग्रुप पॉलिसी से वो आपके वहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो यूज़र को वहाँ पे क्लिक करना होगा। और यदि कंप्यूटर बेसिस पे हम करेंगे तो हमारे जो हमने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया है, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी हो जाएगा। बट उसमें भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक पब्लिश करना, आपको असाइंड करना है, या फिर एडवांस का एक ऑप्शन मिलेगा। उसमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं जब आप कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हो, या तो कंप्यूटर बेसिस पे कर लो या फिर यूज़र बेसिस पे कर लो, ठीक है। तो जब हम सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करेंगे, ये पॉलिसी हम जीपीओ क्रिएट करेंगे, तो तब हम उसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वी कैन सेट पॉलिसी, पासवर्ड पॉलिसी, ठीक है। तो पासवर्ड पॉलिसी जो है एक डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी एक ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, जो पासवर्ड पॉलिसी उसमें मेंशन होती हैं कि हमारा पासवर्ड जो है वो कितने कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड हिस्ट्री का एक ऑप्शन होता है कि पासवर्ड हिस्ट्री जो है, जो ओल्ड पासवर्ड जो है वो कितने पासवर्ड तक जो है सिस्टम जो है वो रिमेंबर करना चाहिए। सपोज करो हमने उसमें 10 सेट किया हुआ है, तो 10 पासवर्ड जो है वो उसके जो यूज़र सेट करता है ना पासवर्ड, तो 10 पासवर्ड वो रिमेंबर करेगा। और जब उसका पासवर्ड एक्सपायर होने को होता है तो वो ओल्ड पासवर्ड यूज़ नहीं कर सकता, लास्ट 10 ओल्ड पासवर्ड, ठीक है, उससे अलग कोई पासवर्ड यूज़ कर सकता है। तो इस तरह की पॉलिसी हम क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड की मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, मिनिमम एज क्या होना चाहिए, वो हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह की पासवर्ड से रिलेटेड जो पॉलिसी है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है वी कैन सेट स्क्रीन सेवर, ठीक है। यहाँ पे सेट में लिखना भूल गया हूँ। वी कैन सेट स्क्रीन सेवर्स, स्क्रीन सेवर हम उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि जब आपका यूज़र जो है वो सिस्टम से इनएक्टिव होता है तो उस पर स्क्रीन सेवर प्ले होना चाहिए। और वो स्क्रीन सेवर पर्टिकुलर जो हम ग्रुप पॉलिसी से डिप्लॉय करते हैं, सिर्फ वो ही पर्टिकुलर स्क्रीन सेवर वहाँ पे प्ले होना चाहिए। यदि यूज़र जो है सिस्टम से इनएक्टिव रहता है कुछ टाइम के लिए,
ठीक है। तो जब हम स्क्रीन सेवर सेट करेंगे तो वहाँ पे स्क्रीन सेवर, टाइम आउट और लॉकआउट पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज़ और भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ आती हैं, तो वो हम सब अप्लाई करेंगे। तो तब हम डिस्कस करेंगे अच्छे से स्क्रीन सेवर के बारे में और बाकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में भी, ठीक है। उसके बाद वी कैन डिसेबल कंट्रोल पैनल एक्सेस टू यूजर्स, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जो भी सेटिंग्स हैं या कंट्रोल पैनल ही आपको कंप्लीट ब्लॉक करना है यूजर्स के लिए, तो वो भी आप ब्लॉक कर सकते हो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। वी कैन डिप्लॉय मल्टीपल पॉलिसीज लाइक दीज, ठीक है। लास्ट में मैंने ये दिया है, लिखा है यहाँ पे कि वी कैन अप्लाई मल्टीपल पॉलिसीज लाइक दीज, ठीक है। तो ये तो पॉलिसीज मैंने सिर्फ 4-5 पॉलिसी लिखी हैं, बट इस तरह की मल्टीपल पॉलिसीज हम क्रिएट कर सकते हैं पूरे अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स को, अपने यूजर का जो सिस्टम है उसको मैनेज कर सकते हैं, हर एक चीज़ उसमें हम मैनेज कर सकते हैं वाया ग्रुप पॉलिसी, ठीक है। तो ये था ग्रुप पॉलिसी का बेनिफिट्स। जब ग्रुप पॉलिसी का फीचर्स नहीं था, जब विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, जब एक क्लाइंट कंप्यूटर यूज़ करते थे, तब हम ये चीज़ नहीं कर पाते थे। कोई भी हमें चेंजेस करना होता था, कोई भी हमें सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना होता था, तो उसके लिए हमें मैनुअली 1 बाय 1 सिस्टम पे वर्क करना होता था, जो हमारे आईटी इंजीनियर्स हैं उनका टाइम भी कंज्यूम होता था और बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता था, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी, विंडोज सर्वर आने के बाद में ग्रुप पॉलिसी का फीचर आ गया और उसके बाद में हमारा जो पहले हमारा टाइम कंज्यूम होता था, अब वो टाइम बहुत ही कम टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि ग्रुप पॉलिसी के थ्रू हम मल्टीपल पॉलिसीज़ क्रिएट करके उनको हम सिस्टम में डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम मल्टीपल पॉलिसीज़ डिप्लॉय कर सकते हैं, लाइक वॉलपेपर सेट करना, यूएसबी ब्लॉक करनी है, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है, पासवर्ड कोई पॉलिसी लगानी है, स्क्रीन सेवर लगाना है, बिटलॉकर एन्क्रिप्शन लगाना है, चाहे वो आप सिस्टम की जो ड्राइव होती हैं उन पर आप बिटलॉकर पॉलिसी अप्लाई करो, या फिर आपकी यूएसबी ड्राइव जो होती हैं, जो आप रिमूवेबल पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो, उनके लिए भी आप बिटलॉकर पॉलिसी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बाकी और भी मल्टीपल पॉलिसीज़ कर सकते हो आप, जैसे सिस्टम को लॉक होना चाहिए, कितने टाइम में लॉक होना चाहिए, स्क्रीन सेवर प्ले होना चाहिए, और वाईफाई से रिलेटेड कोई सेटिंग करनी है वो कर सकते हो, ठीक है। कोई पोर्ट्स वगैरह इनेबल डिसेबल करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है आपका ग्रुप पॉलिसी का। तो ग्रुप पॉलिसी एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा फीचर है विंडोज़ सर्वर में, क्योंकि इसी के थ्रू हम पूरे अपने क्लाइंट कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक लैब करने वाले हैं, उसमें क्या करेंगे हम, हाउ टू सेट पर्टिकुलर वॉलपेपर थ्रू जीपीयू, ठीक है। एक ग्रुप पॉलिसी क्रिएट करेंगे, एक पर्टिकुलर वॉलपेपर हम सेट करेंगे, ठीक है, और उन सारे जो भी हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं उन पे हम ये पॉलिसी अप्लाई करेंगे वॉलपेपर वाली, और उसके बाद क्लाइंट कंप्यूटर्स पे लॉगिन करके हम चेक करेंगे कि जो वॉलपेपर हमने पर्टिकुलर वॉलपेपर डिप्लॉय किया है, क्या वो पॉलिसी क्लाइंट कंप्यूटर्स पे अप्लाई हो रही है या नहीं, ठीक है। तो डेमो में क्या होगा, इन दिस सेशन वी विल डिप्लॉय पर्टिकुलर वॉलपेपर फॉर कंप्यूटर्स और यूजर्स, ठीक है। यूजर्स बेसिस पे भी करेंगे और कंप्यूटर बेसिस पे भी करेंगे, ठीक है, दोनों पे करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या दिया है मैंने इसमें, फिर वी विल क्रिएट 3 OU ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एज IT एंड HR एंड फाइनेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 OU क्रिएट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक IT के नाम से करेंगे, एक HR के नाम से करेंगे और एक फाइनेंस के नाम से करेंगे। तो 3 OU क्रिएट करेंगे। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम, वी विल क्रिएट 3 यूजर्स इन IT एंड HR एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। मतलब 3 हमारे OU क्रिएट करेंगे और इन तीनों के अंदर एक एक यूज़र क्रिएट करेंगे, एक IT डिपार्टमेंट के अंदर, एक HR डिपार्टमेंट के अंदर, एक आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा हमारा, वी विल क्रिएट शेयर फोल्डर वेयर वॉलपेपर्स आर स्टोर, ठीक है। एक शेयर फोल्डर क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। वहाँ पे हमने जो भी हमें वॉलपेपर डिप्लॉय करना ग्रुप पॉलिसी से, वो वॉलपेपर वहाँ पे हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर ही करो, आप शेयर नहीं करोगे तब भी आप एक लोकल उसमें आपने दे दो, सर्वर पे कहीं भी उसका लोकल पाथ दे दो और वहाँ से भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। बट हम शेयर करके करेंगे, ठीक है। कोई दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, आप लोकल पाथ भी दे सकते हो और आपका जो शेयर किया हुआ है फोल्डर उसका पाथ भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, वी विल क्रिएट सेपरेट GPU डिपार्टमेंट वाइज,
ठीक है। तो सेपरेट जीपीओ डिपार्टमेंट वाइज मतलब हम क्या करेंगे, हम सेपरेट सेपरेट ग्रुप पॉलिसी क्रिएट करेंगे। मतलब एक आईटी डिपार्टमेंट के लिए करेंगे, एक एचआर डिपार्टमेंट के लिए करेंगे और एक आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए करेंगे। ठीक है, अलग अलग क्यों करेंगे? एक्चुअली हम क्या चाहते हैं कि हमारा आईटी डिपार्टमेंट जो है उसके जो भी यूजर्स हैं जब वो लॉगिन करें तो उनको एक सेपरेट वॉलपेपर दिखना चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट को एक अलग वॉलपेपर दिखना चाहिए और फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक अलग अलग वॉलपेपर दिखना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये यूजर बेस्ड भी इसमें आपको पॉलिसी अप्लाई कैसे करते हैं यूजर बेस्ड वो दिख जाएगा। ठीक है, और यदि हमें सिस्टम बेस्ड करनी है तो वो सिस्टम बेस्ड भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे अभी, कि अगर आपको पूरे सिस्टम पे ही लगाना है, ठीक है, कि उस सिस्टम पूरे आपके डोमेन पे ही लगाना है, कि उस डोमेन के अंदर कोई भी यूज़र हो उस पर पर्टिकुलर वॉलपेपर, आपका एक पर्टिकुलर वॉलपेपर शो होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, तो वो भी हम चेक करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल में परफॉर्म करेंगे। और यदि आप चाहते हो कि सभी यूजर्स पे एक वॉलपेपर ना आए, डिपार्टमेंट वाइज हम वॉलपेपर डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम डिपार्टमेंट वाइज ही हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 3 OU क्रिएट करने के लिए बोला। 3 OU क्रिएट करेंगे, फिर उन OU के अंदर एक एक यूज़र क्रिएट करेंगे और उन यूज़र्स पे हम पॉलिसी डिप्लॉय करेंगे। उन OU पर जो हमारे डिपार्टमेंट है ना, 3 डिपार्टमेंट्स है ये OU के, इन पे हम पॉलिसी अप्लाई करेंगे और उनके अंदर जो भी यूजर्स होंगे उन पे वो पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मतलब 3 हम ग्रुप पॉलिसी क्रिएट करेंगे वॉलपेपर की, 3 सेपरेट वॉलपेपर लेंगे। ठीक है, वी विल चेक ऑन क्लाइंट्स दैट वॉलपेपर जीपीओ इज अप्लाइड और नॉट। उसके बाद में हम क्लाइंट कंप्यूटर्स पे जाएंगे और चेक करेंगे कि जो पॉलिसी हमने क्रिएट की है वो अप्लाई हो रही है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क है हमारा कि पहले हम सभी यूजर्स के लिए एक पर्टिकुलर वॉलपेपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सभी यूजर्स के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद में जब हम डोमेन लेवल पे चेक कर लेंगे, मतलब सभी यूजर्स के लिए पर्टिकुलर हो, फिर उसके बाद में हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज वॉलपेपर पॉलिसी जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम चलते हैं लैब पर। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, हमारा जो डीसी सर्वर है उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने जो अपने ये सर्वर को जो डोमेन नेम दिया है वो दिया है aipl.com। ठीक है, तो इस पर लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद में हम एक बार इसका होस्ट नेम देख लेते हैं। होस्ट नेम क्या है? डीसी सर्वर। ठीक है, डीसी सर्वर हमारा जो होस्ट नेम है वो दिया है और आईपी एड्रेस इसका हम चेक कर लेते हैं। आईपी एड्रेस इसका 10.0.0.1। ठीक है, एनएस लुकअप करके देख लेते हैं हमारी जो डीएनएस सेटिंग है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं। तो एनएस लुकअप में हमारी प्रॉपर सेटिंग वर्क कर रही है dcserver.aipl.com। यदि हम आईपी से रिजॉल्व करके देखते हैं तो आईपी से भी हमारा रिजॉल्व होना चाहिए। देखिए आईपी से हमारा सर्वर नेम जो है वो रिजॉल्व हो रहा है। और यदि सर्वर से हम देखते हैं डीसी सर्वर एंटर करते हैं तो हमारा सर्वर नेम से भी जो हमारा होस्ट नेम है सर्वर का, डीसी सर्वर का, उससे भी हमारा ये जो डोमेन नेम है वो रिजॉल्व हो रहा है fqdn। ठीक है, तो हमारा डीएनएस भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, आईपी टू होस्ट नेम और होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस, या फिर आप कह सकते हैं आईपी टू fqdn और fqdn टू आईपी एड्रेस। ये हमारा जो है रिजॉल्व कर रहा है, तो हमारा डीएनएस जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने डीएचसीपी सर्वर भी कॉन्फ़िगर किया है। यदि हम इसकी ऑल सेटिंग्स देते हैं आईपी एड्रेस की, तो हमारा इसका आईपी एड्रेस हमने स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है जो हमारा विंडोज सर्वर का वो है 10.0.0.1। सबनेट मास्क हमारा ए क्लास का हो गया 255.0.0.0।
और डीएनएस हमने दिया है 10.0.0.1। ठीक है, डीएनएस सर्वर भी हमारा यही सर्वर है जो हम जिस पे हमने एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और डीएचसीपी सर्वर भी हमारा यही है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, यहाँ दिखाता हूँ मैं। टूल्स में जाता हूँ और डीएचसीपी सर्वर पे जाता हूँ। ये मेरा डीएचसीपी सर्वर है। मैंने यहाँ पे एक स्कोप क्रिएट किया हुआ है, स्कोप_1। ठीक है, यदि आपको डीएचसीपी सर्वर के बारे में नहीं पता अभी, तो मैं इसकी एक अलग एक 2-4 सेशन इसके मैं रिकॉर्ड करूँगा डीएचसीपी सर्वर के बारे में, तो वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस पूल में हम जाते हैं। तो एड्रेस पूल में मैंने क्या दिया है कि स्टार्ट आईपी एड्रेस रेंज जो है वो 10.0.0.2 और एंड आईपी एड्रेस 10.0.0.10। मतलब जो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं ना, जो हमारे AIPL, हमारी जो एक ये डोमेन नेम है AIPL, इसके अंदर जो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको आईपी एड्रेस जो मिले वो क्या मिलेगा, 10.0.0.2 से 10.0.0.10 तक, यानी 2 से लेकर 10 तक उनको आईपी एड्रेस मिलेगा। कोई भी आईपी एड्रेस उनको मिल सकता है। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक। यदि हमें एड्रेस लीज में जाते हैं तो एड्रेस लीज में ये देखिए आपको 10.0.0.4 एक क्लाइंट को मिला हुआ है, डेस्कटॉप को मिला हुआ है। ठीक है, DHCP ये, और बाकी रिजर्वेशन। ठीक है, इन ऑप्शन को बाद में डिस्कस करेंगे जब हम कभी DHCP सर्वर के सेशंस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो DHCP सर्वर हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, उसने क्लाइंट को एक आईपी दिया हुआ था। ठीक है, अभी इसको हम कर देते हैं क्लोज। और DNS भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, DHCP हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉलपेपर यहाँ पे लाने हैं। तो वॉलपेपर लाने के लिए मैं अपना होस्ट मशीन जो है उसमें जाता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 वॉलपेपर डाउनलोड किए हुए हैं, तो इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपना जो DC सर्वर है उसमें यहाँ पे आके इसको एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। डेस्कटॉप वॉलपेपर। ठीक है, डेस्कटॉप वॉलपेपर्स के नाम से यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया मैंने। ओपन करता हूँ इसको, और ओपन करने के बाद में इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। ये वॉलपेपर है। ठीक है, क्लोज। इसको ओपन करते हैं, ये दूसरा वॉलपेपर है। और यदि इसको ओपन करते हैं तो ये हमारा तीसरा वॉलपेपर है। ठीक है, तो 3 वॉलपेपर हमने क्या किए हैं, यहाँ पे कॉपी कर लिए अपने जो हमारा सर्वर सिस्टम है उसके डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। IT डिपार्टमेंट वॉलपेपर। ठीक है, ये मैं IT डिपार्टमेंट वॉलपेपर के नाम से कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ मैं HR डिपार्टमेंट वॉलपेपर, और इसको कर देता हूँ मैं तीसरा हम बना देंगे फाइनेंस का, फाइनेंस डिपार्टमेंट वॉलपेपर। ठीक है, 3 हमने यहाँ पे वॉलपेपर ले लिए हैं। एक IT डिपार्टमेंट के नाम से बना दिया, एक HR डिपार्टमेंट के नाम से, और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के नाम से। ठीक है, और इसको मैं एक क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये कॉपी, तो इसको क्या करते हैं हम कॉमन वॉलपेपर। ठीक है, कॉमन वॉलपेपर के नाम से। ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ मैं, चलिए इनको मैं यहाँ से जो 3 है ये इनको हटा देता हूँ, इनको बाहर डाल देता हूँ।
ठीक है। अभी इन तीनों से हमें कोई मतलब नहीं है, 3 वॉलपेपर जो हमने डिपार्टमेंट वाइज बनाए इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी क्या करेंगे हम, पहले अपने पूरे एक डोमेन पे, जो हमारा पूरा डोमेन है उस डोमेन पे ही हम इस वॉलपेपर को अप्लाई करेंगे, ताकि सभी सिस्टम्स पे, सभी यूजर्स पे ये पर्टिकुलर वॉलपेपर अप्लाई होना चाहिए। जब भी किसी सिस्टम पे यूज़र लॉगिन करता है, कोई भी यूज़र लॉगिन करे, उसको ये वॉलपेपर दिखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में जब हम ये वॉलपेपर देख लेंगे, कॉमन वॉलपेपर जो सबके लिए है, उसके बाद फिर हम डिपार्टमेंट वाइज चेक करेंगे कि यदि हम डिपार्टमेंट वाइज वॉलपेपर डिप्लॉय करते हैं, आईटी टीम के लिए अलग, एचआर टीम के लिए अलग और फाइनेंस टीम के लिए अलग, तो वो डिप्लॉय होता है या नहीं, वो पॉलिसी हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो एक कॉमन वॉलपेपर है जो सभी पे अप्लाई होना चाहिए। ठीक है। तो इस वॉलपेपर पे हम ओपन करते हैं और चलिए ये थोड़ा आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे हम डाल देते हैं कॉमन वॉलपेपर। कॉमन वॉलपेपर, और इसको थोड़ा साइज इसका बढ़ा देते हैं हम, और इसको कर देते हैं रेड, इसको कर दिया हमने बोल्ड, रेड कर दिया, और ठीक है गाइस, ये मैंने कॉमन अंडरस्कोर वॉलपेपर, ताकि हमें पहचान रहे कि हमने ये वॉलपेपर सभी के लिए अप्लाई किया है। इसको सेव कर देते हैं जैसे था, एक बार क्लोज करते हैं और वापस ओपन करके देख लेते हैं। हाँ ठीक है, इस पर कॉमन वॉलपेपर लिखा हुआ रहा है। ठीक है। तो ये कॉमन वॉलपेपर ये सभी पे अप्लाई होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हमारा जो ये जो फोल्डर है ये हमारा शेयर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप शेयर करो मत करो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप लोकल पाथ भी दे सकते हो, आप शेयर करके भी दे सकते हो। ठीक है। तो मैं शेयर करके दे देता हूँ, बेटर रहेगा। अगर कोई लोकल पाथ में इशू आता है वो तो शेयर से भी वो आपका ये वॉलपेपर जो है पिक कर लेगा। ठीक है। एडवांस शेयरिंग में जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसके राइट फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, उसके बाद शेयरिंग के अंदर जाना है, उसके बाद एडवांस शेयरिंग पे जाना है, शेयर दिस फोल्डर करना है, इसी नेम से शेयर करना है हमें, शेयर नेम यही रहने देते हैं। परमिशंस पे जाते हैं, परमिशंस पे हम यहाँ पे रीड की परमिशन दे देते हैं एवरीवन। ठीक है। ओके, ओके किया, अप्लाई किया, अप्लाई, ये हमारा शेयर नेम आ गया। ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्लोज़ करते हैं। क्लोज करने के बाद में अब हम विंडोज़ आर करते हैं और यहाँ पे ये हम पेस्ट करते हैं जो हमारा शेयर नेम आया, और इसको ओके करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया शेयर नेम, और यहाँ पे हो गया कॉमन वॉलपेपर ये। ठीक है। तो कंप्लीट पाथ जो है उसका क्या होगा, कंप्लीट पाथ इसका ये /TC सर्वर /डेस्कटॉप वॉलपेपर्स /common_wallpaper.jpg। तो ये पूरा पाथ हमें वहाँ पे देना होगा। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, कॉपी किया, क्लोज किया। ठीक है। तो ये हमारा शेयर फोल्डर है। पहला काम हमारा यहाँ पे हो गया कि हमने वॉलपेपर जो है, एक वॉलपेपर डाउनलोड कर लिया, उस वॉलपेपर को हमने किसी फोल्डर के अंदर रख के उसको शेयर कर दिया। ठीक है। अब दूसरा स्टेप है हमारा कि यूजर्स क्रिएट करने हैं हमें। ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे हम, टूल्स में जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे जाएंगे, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो AIPL के नाम से है उसको एक्सपेंड करेंगे, और यूजर्स में जाएंगे। यूजर्स में ये ऑलरेडी जो क्रिएटेड यूजर्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं वो हैं। अभी हमने इसमें कोई भी चेंजेस कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। ये फ्रेश आपका सिर्फ AD इंस्टॉल किया है मैंने, DNS सर्वर इंस्टॉल किया है और DHCP कन्फिगर किया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक OU बनाते हैं, OU का नाम दे देते हैं, न्यू में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट मिलेगा, OU पे जाएंगे और यहाँ पे दे देते हैं हम AIPL यूजर्स। ठीक है। ओके करते हैं। ठीक है। तो जो भी यूजर्स हम क्रिएट करेंगे वो इसके अंदर क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर हम जाएंगे
ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, एक और इसके अंदर OU क्रिएट करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे IT डिपार्टमेंट यूजर्स, IT डिपार्टमेंट यूजर्स, वो इसके अंदर आएंगे। दूसरा हम OU क्रिएट कर देते हैं HR डिपार्टमेंट यूजर्स। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैं डिपार्टमेंट बना रहा हूँ। एक्चुअली पहले हम डोमेन लेवल पे अप्लाई करेंगे और डोमेन लेवल के बाद में जो अप्लाई करेंगे वो डिपार्टमेंट वाइज करेंगे। तो मैं पहले से ये OU क्रिएट कर लेता हूँ और इन्हीं के अंदर यूजर्स हम क्रिएट करेंगे ताकि अलग अलग नहीं बनाने पड़े। और यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट यूजर्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट यूजर्स। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट हमने क्रिएट कर दिए हैं। अब इन डिपार्टमेंट के अंदर हम यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यूज़र क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, या तो यहाँ से राइट क्लिक करो न्यू और यूज़र्स पे जाके यूज़र पे जाके क्लिक कर दो, यहाँ से भी आपका यूज़र क्रिएट हो जाएगा। या फिर आपको ऊपर एक आइकन मिलेगा, यहाँ पे इस सिंगल हेड वाला एक ये आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे इस पर तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यूज़र का नेम दे देते हैं हम चलिए मैं देता हूँ any_IT। ठीक है, आगे IT इसलिए लगा रहा हूँ मैं ताकि हम यूज़र जब लॉगिन करें तो हमें पहचान रहे कि हम यूज़र कौन सा लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज़र के नाम से मैं जो आगे नाम दे रखा है IT, इससे हमें पहचान हो जाएगा कि ये कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने ये नाम दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं हम any_IT, वही सेम दे देते हैं जो फर्स्ट नेम है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे यूज़र ने इसका पासवर्ड सेट कर देते हैं। नेक्स्ट फिनिश। ठीक है, उसी तरीके से हम HR में एक यूज़र क्रिएट करेंगे और HR में यूज़र क्रिएट करेंगे हम HR यूज़र का नाम दे देते हैं CAF_HR। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे दे देंगे CAF_HR, ये लॉगिन नेम हो गया उसका। पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड री एंटर कर देते हैं, ओके फिनिश। उसी तरीके से फाइनेंस में एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, Raj_Finance, Raj_Finance, ये इसका यूज़र नेम दे देते हैं। एक काम करते हैं, हमने मिस्टेक कर दी, अंडरस्कोर नहीं देते हैं, इसको दे देते हैं हम Raj.Finance। ठीक है, डॉट सही रहेगा, डॉट कर देते हैं। नेक्स्ट, जो यूज़र हमने दोनों पहले क्रिएट किए हैं उनमें भी हम डॉट कर देते हैं। ठीक है, ये यूज़र हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, इनको भी हम वही कर देते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, अकाउंट्स पे जाएंगे, यहाँ पे इनका चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, डॉट लगा देते हैं, डॉट बेटर रहेगा। any.IT, ये इसका यूज़र नेम हो गया, लॉगिन नेम। इसी तरीके से HR डिपार्टमेंट में जो यूज़र है उसकी भी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, अकाउंट्स पे जाएंगे और इसको डॉट लगा देंगे। ठीक है, डॉट बेटर रहेगा, डॉट। ठीक है, CAF.HR, ओके। ठीक है, तो ये यूज़र हमने 3 यूज़र क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, AIPL यूजर्स हमारा एक OU क्रिएट कर दिया, उसके अंदर हमने 3 डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट कर दी। ठीक है, तो यूज़र क्रिएट कर दिए हमने, दूसरा स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। 3 डिपार्टमेंट हमने 3 OU क्रिएट कर लिए और उन यूज़र्स के हमने उन OU के अंदर हमने यूज़र्स क्रिएट कर लिए। ठीक है, 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है
देखिए वॉलपेपर हमने शेयर कर दिया और यूज़र हमने क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो अब बनाते हैं हम पॉलिसी। तो पॉलिसी बनाने के लिए हम जाते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे जाते हैं, ओपन करते हैं, इसको फुल करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं फॉरेस्ट को, फिर डोमेन को एक्सपेंड करते हैं, फिर हमारा जो डोमेन नेम है उसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। देखिए ये आपकी डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी है, जो एक पॉलिसी है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर आती है जब हम अपने विंडोज़ जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम एक डीसी सर्वर में उसको कन्वर्ट करते हैं, एडी कॉन्फ़िगर करते हैं और उसको एक डीसी सर्वर प्रमोट करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो हम जाते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा यही था, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पॉलिसी क्रिएट करनी है। तो पॉलिसी क्रिएट करने के लिए हम राइट क्लिक करके न्यू और यहाँ पे न्यू पॉलिसी का नाम दे देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो और यदि आपको डोमेन लेवल पे लगानी है तो आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा क्रिएट ए जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हेयर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी यदि आप डोमेन के अंदर ये पॉलिसी क्रिएट करते हो तो इस डोमेन के अंदर जितने भी सिस्टम, जितने भी यूजर्स होंगे वो सभी पे ये वाली पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो पहला टास्क हम यही करते हैं कि एक पर्टिकुलर हमें वॉलपेपर, कॉमन जो वॉलपेपर है हमारा, उसको डिप्लॉय करना है सभी यूजर्स पर, सभी जो भी यूज़र लॉगिन करे उसको पर्टिकुलर वही वॉलपेपर दिखना चाहिए, ठीक है। अभी हम डिपार्टमेंट वाइज नहीं करते, पहले हम सभी यूजर्स पे ये पॉलिसी अप्लाई करेंगे और जिस भी सिस्टम पे लॉगिन करे, कोई भी यूज़र लॉगिन करे, उसको सिर्फ ये पर्टिकुलर कॉमन वॉलपेपर दिखना चाहिए, ठीक है। जब ये वाला प्रैक्टिकल कर लेंगे फिर हम सेपरेट डिपार्टमेंट वाइज जो है वो पॉलिसी क्रिएट करके वो डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम क्रिएट करें ए जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हेयर, यहाँ पे क्लिक करते हैं, जीपीओ का नेम देते हैं। देखिए जो यहाँ से आया था जीपीओ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके आया था, वही ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉलिसी का नाम दे देते हैं कॉमन वॉलपेपर, कॉमन वॉलपेपर जीपीओ, ठीक है। कॉमन अंडरस्कोर वॉलपेपर अंडरस्कोर जीपीओ, ये पॉलिसी का हमने नाम दे दिया, ओके किया, ये पॉलिसी आ गई, ठीक है। अब इस पे पॉलिसी पे हमें क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे इस पे, यदि आप इधर राइट साइड में देखोगे तो किस पे लिंक है, ये लिंक्स किस पर है, aipl.com, मतलब पूरे डोमेन पर ये लिंक है। तो इसके अंदर जो भी यूजर सिस्टम्स होंगे सभी पे ये पॉलिसी अप्लाई होगी, ठीक है। उस पर राइट क्लिक करेंगे हम और एडिट पे जाएंगे। तो एडिट पे जाने के बाद में एडिट पे जाने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे पॉलिसीज़, इसको मैं फुल कर लेता हूँ पहले, ठीक है। पॉलिसीज़ के अंदर जाएंगे हम, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर जाएंगे हम डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे डेस्कटॉप, ठीक है। यानी कहाँ जाएंगे हम, पाथ क्या हो गया, पहले हमें पॉलिसी पर राइट क्लिक करके एडिट करना है, एडिट करने के बाद यूज़र कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपेंड करना है, उसके बाद पॉलिसीज़ को एक्सपेंड करना है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को एक्सपेंड करना है, उसके बाद फिर डेस्कटॉप को एक्सपेंड करना है, फिर उसके अंदर एक डेस्कटॉप का फोल्डर मिलेगा जिसमें ये सारी पॉलिसीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी, ये सारी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना, क्या है, सारी पॉलिसीज़ हमें नहीं देखनी, हमें ये वाली पॉलिसी जो डेस्कटॉप वॉलपेपर वाली पॉलिसी है इसको ओपन करना है, इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद में यहाँ पे ये उसका पाथ पूछेगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि उसमें आप लोकल पाथ भी दे सकते हो और एक यूएनसी पाथ भी दे सकते हो, मतलब कोई शेयर ड्राइव का पाथ भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ें दे सकते हो। लोकल पाथ देना है तो आपको सी ड्राइव :/विंडोज़ वेब, मतलब इस तरीके से जहाँ भी हमारा वॉलपेपर है। तो वॉलपेपर यदि हम लोकल पाथ अपना देखना चाहें तो लोकल पाथ है हमारा सी ड्राइव, फिर यूजर्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटर, फिर डेस्कटॉप, फिर डेस्कटॉप वॉलपेपर और उसके बाद में
तो ये पाथ होगा हमारा कॉमन पाथ जो होगा, ठीक है, सी कॉलन। तो ये वाला पाथ भी दे सकते हैं, या फिर जो आपने शेयर टाइप का पाथ यहाँ पे शेयर किया था, विंडोज आर करते हैं, यदि हम ये करते हैं, पेस्ट करते हैं, ओके करते हैं। अच्छा, वॉलपेपर ओपन हो रहा है, 1 मिनट। यदि हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से ही वॉलपेपर ओपन होगा, ठीक है। ये था हमारा शेयर पाथ वॉलपेपर्स, ये। तो वॉलपेपर्स एक्सेस करते हैं ये, तो हमें कंप्लीट पाथ देना है पूरा वॉलपेपर के साथ में। तो हमारा शेयर ड्राइव वाला पाथ ये होगा, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई सा भी पाथ दे सकते हो, बट शेयर मैंने इसलिए किया है कि कभी अगर लोकल पाथ में कोई इशू आता है तो शेयर ड्राइव का पाथ जो है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि वो आपका नेटवर्क पे शेयर होता है तो ईजिली वो एक्सेसिबल हो जाएगा। तो हम इस पाथ को यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आप दोनों पाथ दे सकते हो, कोई भी पाथ यहाँ पे दे सकते हो, चाहे लोकल दे दो या फिर यूएनसी पाथ दे दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वॉलपेपर स्टाइल क्या होना चाहिए, हम कर देते हैं इसको स्ट्रेच, मतलब हमारा जो है वो स्ट्रेच होना चाहिए। वॉलपेपर जो भी है वो फुल स्क्रीन पर आना चाहिए हमारा। अप्लाई, ओके, पॉलिसी हमारी हो गई इनेबल, ठीक है। दूसरा हम इसमें पॉलिसी अप्लाई करेंगे प्रोहिबिट चेंजेस, कि उसमें चेंज कोई बंदा जो है वो चेंज नहीं कर पाए उस वॉलपेपर को, तो इनेबल करेंगे। और यहाँ पे इसका एक ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। प्रिवेंट द यूजर्स फ्रॉम इनेबलिंग और डिसेबलिंग एक्टिव डेस्कटॉप और चेंजिंग द एक्टिव डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसको ये लॉक कर देगा। इसको हम करते हैं अप्लाई, ओके। तो ये दोनों पॉलिसी हमने यहाँ पे इनेबल करती हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं पॉलिसी को मिनिमाइज, क्लोज कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये पॉलिसी हमारी अप्लाई हो गई। यदि हम जाते हैं स्कोप में, आपको दिखाएगा कि किसके साथ ये लिंक है पॉलिसी, तो ये सभी के साथ लिंक है, मतलब पूरे डोमेन पे लिंक है, तो सारे यूजर्स सारे सिस्टम्स पे अप्लाई होगी। और सिक्योरिटी फिल्टरिंग में जा रहा है ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, तो जो भी यूजर्स हैं कंप्यूटर्स हैं सब पे यूजर्स पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं तो यूजर्स पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो जो पॉलिसी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो सारी पॉलिसीज़ कहीं भी हम क्रिएट करें वो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी स्टोर होती रहेंगी। ये देखिए यहाँ पे भी आ गई है और यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉलिसी को कलेक्ट करके रखता है, एक कलेक्शन है, स्टोर करके रखता है सारी पॉलिसीज़ को, ठीक है। तो इसको करते हैं, यहाँ का हमारा काम ख़त्म हो गया। यदि हम ऊपर टैब्स में जाके देखते हैं डिटेल्स में, तो यहाँ पे इसके बारे में जो पॉलिसी हमने क्रिएट की है कॉमन वॉलपेपर जीपीओ, इसके बारे में कोई डिटेल्स मिल जाएगी, कब क्रिएट किया है, कब मॉडिफाइड किए है, वर्जन क्या है, जीपीओ स्टेटस क्या है, इनेबल है नहीं है, ठीक है। इस तरीके से सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा कि आपने जो पॉलिसी लगाई है वो कहाँ लगाई है। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर कुछ नहीं दे रहा, नो सेटिंग्स इनेबल, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हमने कुछ नहीं किया, हमने यूज़र के अंदर कॉन्फ़िगर किया है। पहले पॉलिसीज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, उसके अंदर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर हमने ये पॉलिसी, एक डेस्कटॉप वॉलपेपर ये पॉलिसी अप्लाई की है, और प्रोहिबिट चेंजेस ये पॉलिसी अप्लाई की है, ठीक है। उसके बाद डेलीगेशन में दिखा देगा कि दीज ग्रुप्स एंड यूजर्स हैव द स्पेसिफिक परमिशन फॉर दिस जीपीओ, ठीक है। तो जो भी यूजर्स इस पॉलिसी पे परमिशन रखते हैं वो यहाँ पे वो दिखाएगा। ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, जो भी यूजर्स हैं उनको रीड की परमिशन है सिर्फ, जो डोमेन एडमिन है उनको एडिट की भी है, डिलीट की भी है, मॉडिफाई की भी है। एंटरप्राइज एडमिन को भी सेम है, एडिट, डिलीट, मॉडिफाई। एंटरप्राइज डोमेन कंट्रोलर्स जो हैं वो रीड, और सिस्टम को एडिट, डिलीट, मॉडिफाई, ठीक है। तो इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने, पॉलिसी हमारी अप्लाई हो गई है। इसको कर देते हैं हम क्लोज, और क्लोज करने के बाद में अब हम चलते हैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स पे, ठीक है। तो हमारा ये AIPL_computer01 इस पे जाते हैं और इसको हम ऑन कर लेते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। और ऑन करने के बाद में अभी मैंने क्या है, क्या किया है, जो क्लाइंट कंप्यूटर है उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, अभी उसको डोमेन से ज्वाइन नहीं किया है। AIPL.com से हमने जो है अपने सिस्टम को, क्लाइंट कंप्यूटर जो है हमारा, उसको हमने डोमेन ज्वाइन नहीं किया है।
ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने क्लाइंट कंप्यूटर को, जो हमारा एक क्लाइंट कंप्यूटर है AIPL_computer01, इसको हम डोमेन से ज्वाइन करेंगे apil.com से, और उसके बाद में फिर पॉलिसी चेक करेंगे। ठीक है, तो डोमेन से ज्वाइन करने के लिए क्या होगा, इसमें हमारा IP जो है वो IP एड्रेस हमारा उसी रेंज का होना चाहिए जो हमारा DC सर्वर का है। DC सर्वर से हमने जो है DHCP से जो है हमने वो IP कन्फिगरेशन जो है वो जो इनेबल किया है। ठीक है, तो वो ही IP एड्रेस हमारा जो है उसी रेंज का होना चाहिए, ताकि हमारा जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो डोमेन कंट्रोलर से DC सर्वर से पिंग कर सके, कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सके और डोमेन ज्वाइन हो सके। ठीक है, तो ये आपका सर्वर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो, ये सिस्टम ऑन हो रहा है हमारा। ऑन करने के बाद में वेट कर लेते हैं थोड़ा सा जब तक ऑन होता है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो ऑन हो गया है। और ऑन करने के बाद में इसमें हम दो चीज़ चेक करेंगे, एक IP एड्रेस चेक करेंगे और एक इसका होस्ट नेम। ठीक है, तो पहले हम इसका IP एड्रेस चेक कर लेते हैं कि IP एड्रेस क्या मिला है इस मशीन को। अभी आपका वर्क ग्रुप में है। ठीक है, तो IP एड्रेस इसको मिल गया है 10.0.0.2। और मैं देख लेता हूँ इसकी ऑल कन्फिग्रेशन करके कि इसमें हमने स्टैटिक IP सेट किया हुआ है या फिर जो हमने DHCP सर्वर कन्फिगर किया हुआ है हमने अपने DC सर्वर में, उससे IP मिला है। तो हमारा DHCP इनेबल्ड है, मतलब हमें जो है वो DHCP सर्वर से, हमारा जो DHCP सर्वर है ये AIPL.com, इससे हमें IP एड्रेस मिला है जिसमें हमने DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ था। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे ये मिल गया, DHCP सर्वर हमारा ये है और DNS सर्वर हमें ये मिल गया। ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमने DC सर्वर में हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की थी कि DHCP सर्वर क्या है हमारा और DNS सर्वर क्या है, वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है। IP की कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्किंग का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो DHCP सर्वर से हमें असाइन हो रही है। ठीक है, तो आपको भी मैं एक चीज़ सजेस्ट कर देता हूँ, जब भी आप VMware में या फिर VM वर्चुअल बॉक्स में आप ये प्रैक्टिकल करते हो, आप सर्वर बनाते हो, क्लाइंट कंप्यूटर्स बनाते हो, तो यदि आप उसमें आप DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करते हो और आपको अपनी जो वर्चुअल मशीन है वो पिंग करानी है एक दूसरे से, ठीक है, सेपरेटली, तो आपको क्या करना होगा, DHCP सर्वर आपका तब तक काम नहीं करेगा। DC सर्वर पे जो आपने DHCP सर्वर काम इंस्टॉल किया है, कॉन्फ़िगर किया है, वो क्लाइंट मशीन को तब तक IP एड्रेस नहीं देगा, तब तक आप जो अपने वर्चुअल मशीन के वर्चुअल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो है ना VMware की, वो आप सेट नहीं करोगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी हमारा जो ये मशीन है वो वर्क ग्रुप में है, किसी डोमेन में ज्वाइन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा DHCP सर्वर जो है वो इस मशीन को IP एड्रेस दे रहा है। तो ये क्यों दे रहा है IP एड्रेस, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे। हमारी जो मेन मशीन है ना, हम मेन मशीन पर जाएंगे। ठीक है, तो मेन मशीन पर जाएंगे, जो हमारी फिज़िकल मशीन है उस पर जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे वर्चुअल नेटवर्क एडिटर। ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, इसको ओपन करेंगे और वर्चुअल नेटवर्क एडिटर के अंदर जाके यहाँ पे आपको चेंज सेटिंग्स पे जाना है, यस करना है। आपसे आपका यदि आपने एडमिन पासवर्ड सेट किया हुआ अपने सिस्टम पे, जो आपका फिजिकल सिस्टम है, तो वो पूछेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको जो VMNet08 ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको करना क्या है, इस पे नीचे जाके देखो, सब पे देखोगे तो इस पर कुछ नहीं है, जीरो वाले पे, लेकिन 1 पे देखोगे तो DHCP इनेबल है, 8 पे देखोगे तो मैंने DHCP डिसेबल किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, यूज़ लोकल DHCP सर्वर टू डिस्ट्रीब्यूट IP एड्रेस टू VMs। ठीक है, तो यदि हम इस पर टिक कर देते हैं तो हमारा जो ये वर्चुअल नेटवर्क है ना, वर्चुअल नेटवर्क एडोप्टर है, इस रेंज का IP एड्रेस उसको मिलेगा, लेकिन हमें इस रेंज का IP एड्रेस नहीं देना है। हमें क्या करना है, हमें एक अपना खुद का सर्वर बनाया है हमने DC सर्वर पे, DHCP सर्वर, उससे हमें IP एड्रेस उसको एलोकेट कराना है। तो इसलिए हम इस ऑप्शन को अनटिक कर देंगे। तो आप भी दोस्तों ऐसे ही करना, जो VMNet8 वाला जो ऑप्शन है ना, ये वर्चुअल नेटवर्क जो है 8 वाला, उस पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट करना है
और उसकी जो DHCP सेटिंग है इसको ऑफ कर देना। तो ऑफ कर दोगे तो इस नेटवर्क से आपको वर्चुअल मशीन को कोई भी IP एड्रेस नहीं मिलेगा। फिर आपके जो वर्चुअल मशीन है, जो VMware के अंदर जो भी वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है, यदि आपने वहाँ पे कोई DHCP सर्वर क्रिएट किया हुआ है तो उससे IP एड्रेस मिलेगा, और DHCP सर्वर नहीं है तो वर्चुअल मशीन को कोई IP नहीं मिलेगा यदि आप इसको ऑफ कर देते हो। ठीक है, तो मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, इसलिए मेरी वर्चुअल मशीन जो है वो IP एड्रेस जो है वो उसको मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है उसको IP एड्रेस? जो हमने अपनी दूसरी वर्चुअल मशीन में जो ये DC सर्वर क्रिएट किया हुआ है, इसमें जो DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, तो कभी आपको नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आती है ऐसे कि आपकी जो दो वर्चुअल मशीन है वो एक दूसरे से पिंग नहीं कर रही हैं, या उनको IP एड्रेस नहीं मिल रहा है DHCP से, तो ये सेटिंग आप कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या है, आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो इंटरनली पिंग करेंगी, और यदि DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर है आपका वर्चुअल मशीन में तो इंटरनली वो IP एड्रेस भी वो करेंगे, एलोकेट करेंगी। ठीक है, DHCP सर्वर के थ्रू आपकी जो क्लाइंट मशीन है उसको IP एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से IP एड्रेस हमारा मिल गया है। ठीक है, तो हम पिंग करके देख लेते हैं हमारा जो DC सर्वर है, डोमेन कंट्रोलर है, वो पिंग हो रहा है नहीं। ठीक है, तो हमारी क्लाइंट मशीन से हमारा जो DC सर्वर है, डोमेन कंट्रोलर है, वो पिंग हो रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें ये चेक करनी है कि IP एड्रेस जो है वो करेक्ट मिलना चाहिए, उसी रेंज का मिलना चाहिए, और डोमेन कंट्रोलर पिंग होना चाहिए ताकि हमारा डोमेन ज्वाइन हो जाए। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है, इसका होस्ट नेम सेट करना है, होस्ट नेम। तो अभी इसका होस्ट नेम हमारा डेस्कटॉप हाइफन और HO8BFC इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक आइडेंटिफिकेशन नेम देना है, ऐसा नेम देना है जो जब हमारा ये क्लाइंट मशीन डोमेन ज्वाइन करे तो वहाँ से हमें पता चल जाए कौन सी मशीन है, क्या है। ठीक है, यानी एक मीनिंगफुल नेम वहाँ पे देना है, होस्ट नेम। तो हम जाते हैं विंडोज़ R करते हैं, यहाँ पे करते हैं कंट्रोल सिस्टम, और कंट्रोल सिस्टम में जाने के बाद में यहाँ पे हम जाते हैं एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, मिलेगा आपको ऑप्शन। यहाँ पे आपको एडवांस करने, इसको फुल कर देते हैं, और एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पे आपको जाना है कंप्यूटर नेम, चेंज पे जाना है, और यहाँ पे हम दे देते हैं, ऊपर हमने नाम दिया अपनी वर्चुअल मशीन को जो क्लाइंट कंप्यूटर है AIPL_computer01। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हम नाम दे देते हैं AIPL_computer01, AIPL_computer01। ठीक है, डोमेन ज्वाइन कराते हैं, क्या है डोमेन, AIPL.com। ठीक है, ओके करते हैं। उसके बाद बोला द नेम AIPL_computer01 कंटेंस नॉन स्टैंडर्ड करेक्टर। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड करेक्टर ये है, तो इसको हम कर देते हैं अंडरस्कोर हटा देते हैं। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे यूज़र नेम दे देते हैं। अभी हमने DC सर्वर में कोई भी डोमेन यूज़र, कोई भी डोमेन एडमिन नहीं बनाया है, तो हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से इसको ज्वाइन करके देखते हैं। ठीक है, या फिर जो लोकल यूज़र बनाया उससे भी एक बार ट्राई कर लेंगे। बाकी हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर से AIPL/administ जो हमारा सर्वर का लोकल यूज़र है उससे हम एक बार ट्राई करते हैं ज्वाइन करने की, नहीं तो एक यूज़र क्रिएट कर लेंगे डोमेन एडमिन। बाकी लोकल यूज़र से भी हो जाएगा क्योंकि अब हमने कोई भी रेस्ट्रिक्शन उस पर सेट नहीं किया है, डोमेन ज्वाइन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें डोमेन ज्वाइन करना है इसको, और यदि आपके केस में ऑलरेडी डोमेन ज्वाइन है तो कोई इशू नहीं है, उसके बाद आप पॉलिसी चेक कर सकते हैं। तो हमने क्लाइंट कंप्यूटर में क्या किया, सबसे पहले IP एड्रेस चेक किया, IP एड्रेस उसी रेंज का है ताकि हमारा डोमेन ज्वाइन हो सके। डोमेन ज्वाइन किया, उसके बाद एक बार इसको ओके करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। तो अब ये हमारी मशीन जो है, क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो डोमेन से ज्वाइन हो गया AIPL.com से। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं यूज़र को लॉगिन करके, जो हमने यूज़र क्रिएट किए ना IT में, HR में, फाइनेंस में, उन तीनों यूज़र्स को इसी मशीन पे हम लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद में देखेंगे कि उस सारे यूज़र्स पे वही सेम वॉलपेपर, कॉमन वॉलपेपर आ रहा है या नहीं। यदि सारे यूज़र्स पे वही कॉमन वॉलपेपर अप्लाई हो रहा है, इट मीन्स हमारी जो पॉलिसी है, जो हमने डोमेन लेवल पे पॉलिसी लगाई थी, वो सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुकी है। ठीक है,
तो सिस्टम को ऑन होने देते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर को। इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉगिन किससे करते हैं हम? सबसे पहले करते हैं हम any.it, ये हमारा यूज़र था any.it। पासवर्ड दे देते हैं जो इसका पासवर्ड था। ठीक है, लॉगिन पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया इसने। ये ऊपर इसका डिस्प्ले नेम आ गया any_it, ये दिया था हमने। और यहाँ पे हमारा जो यूज़र है, जो एनी यूज़र है, जो IT डिपार्टमेंट का यूज़र है, वो लॉगिन हो रहा है। ठीक है, तो जब तक लॉगिन होता है थोड़ा वेट कर लेते हैं। और लॉगिन होने के बाद में फिर हम चेक करेंगे कि जो हमने वॉलपेपर डिप्लॉय किया है, कॉमन वॉलपेपर, वो अप्लाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, यूज़र का लॉगिन हो गया है। और यूज़र का लॉगिन होने के बाद में अब हम चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम हमने लॉगिन किया यूज़र को, यदि पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है तो ग्रुप पॉलिसी कमांड जो होती है जीपी अपडेट कमांड, वो हम इस पर एक बार रन करेंगे और उसके बाद में फिर हम चेक करेंगे कि पॉलिसी हमारी अप्लाई हुई नहीं। CMD ओपन करते हैं। पहले हम देखेंगे एक बार पॉलिसी अपडेट कर देते हैं, जीपी अपडेट /force। यदि ग्रुप पॉलिसी से कोई पॉलिसी अप्लाई हुई है और आपके सिस्टम पे वो पॉलिसी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है तो आप CMD ओपन कीजिए और उसमें आपको कमांड चलानी है जीपी अपडेट /force। ठीक है, तो इसमें आपके ये दो आपको आउटपुट देगा, कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट हैज़ बीन कंप्लीट सक्सेसफुली, यूज़र पॉलिसी अपडेट हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, एक दो बार और रन कर देते हैं इसको और उसके बाद फिर हम जीपी अपडेट का रिजल्ट देखेंगे कि सिस्टम पे अप्लाई हुई है या नहीं। बाकी भी वॉलपेपर आपका अप्लाई नहीं हुआ है, वॉलपेपर दिख नहीं रहा, तो अभी हम देख लेंगे एक बार। शायद अब की बार हम लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे तो वो दिख जाएगा। बाकी एक बार हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं, जीपी रिजल्ट /r। जो भी आपके सिस्टम पे, इस यूज़र पे जो भी पॉलिसी अप्लाई हुई है, ये उनका रिजल्ट दिखाता है। तो ओके करते हैं, लॉग्स कलेक्ट करेगा RSOP से और आपका जो है यूज़र से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। यहाँ पे आपको दे देगा कौन सा आपका सर्वर नेम क्या है, डोमेन नेम क्या है, और नीचे आपको दे देगा ये अप्लाइड ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स common_wallpaper_GPO। मतलब ये पॉलिसी जो है वो सिस्टम में अप्लाई हो गई है, बट वॉलपेपर अभी आपको नहीं दिखा है। बाकी लोकल ग्रुप पॉलिसी कोई नहीं है। और इस यूज़र इज़ ए पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी ग्रुप। जो हमारा यूज़र है ना NEIT, ये कौन कौन से ग्रुप में ऐड है, कौन कौन से ग्रुप का पार्ट है, तो वो यहाँ पे दिखाएगा। बाकी मेन चीज़ ये है जो हमें पॉलिसी अप्लाई करके देखनी थी कि कॉमन वॉलपेपर पॉलिसी जो है वो अप्लाई हो गई है, यहाँ पे दिख रही है, बट वॉलपेपर नहीं आया। तो वॉलपेपर नहीं आया, एक बार इसको सिस्टम को लॉग आउट करते हैं। तो पॉलिसी हमने 2 बार जीपी अपडेट चलाया था, सक्सेसफुली रन हो रही थी, बट वॉलपेपर अभी आया नहीं है। तो एक बार इसको साइन आउट करते हैं। ठीक है, कभी कभी सिस्टम का रीस्टार्ट भी मांग लेता है, 2-4 बार आप जीपी अपडेट चलाओगे, उसके बाद रीस्टार्ट करोगे 1-2 बार, तो आपका पॉलिसी जो है वो परफेक्ट काम करने लगती है, अप्लाइड हो जाती है। बाकी एक बार हम लॉगिन करके देख लेते हैं, वो वॉलपेपर यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। ठीक है गाइज, तो हम NEIT जो एक IT डिपार्टमेंट का यूज़र है उसको हम लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद में देखते हैं हम कि पॉलिसी जो है वो अपडेट हुई या नहीं। लॉगिन करते हैं और कॉमन वॉलपेपर वाला जो है, ये देखिए जो वॉलपेपर हमने डिप्लॉय किया था, सारे सिस्टम्स पे हमने डिप्लॉय किया था, वो वॉलपेपर हमारा जो है डिप्लॉय हो गया और यहाँ पे शो होने लगा है। यदि हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके देखते हैं तो आपका GP results/r करते हैं तो यहाँ पे पॉलिसी भी दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका पॉलिसी पहले भी दिखा रहा था जब आपकी ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था। तो 2-3 बार हमने पॉलिसी अपडेट की, ग्रुप पॉलिसी GP अपडेट /force, ये कमांड हमने रन की और पॉलिसी अपडेट करने के बाद में 2-3 बार, उसके बाद हमने सिस्टम को एक बार पहले लॉग आउट किया। लॉग आउट करने के बाद भी सेम आ रहा था, तो एक बार हमने रीस्टार्ट लिया है और रीस्टार्ट करने के बाद में हमारा जो है वॉलपेपर वो अप्लाई हो गया है। ठीक है, ये हमने उस पर टाइप कर दिया था कॉमन वॉलपेपर, ताकि हमें जो पहचान रहे, इसकी पहचान रहे कि जो हमने वॉलपेपर अप्लाई किया था वही है या कोई दूसरा है। ठीक है,
तो हमारा एक NEIT जो IT डिपार्टमेंट का यूज़र है उस पर अप्लाई हो गया है। बाकी यूज़र्स पे भी देख लेते हैं क्योंकि हमने ये डोमेन लेवल पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो इस पे हम क्या करते हैं, स्विच यूज़र करते हैं, और स्विच यूज़र करने के बाद में दूसरा यूज़र है HR डिपार्टमेंट का caf.hr, इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। और इसको लॉगिन किया, इस पर भी आपकी पॉलिसी जो है वो अप्लाई हो गई है, कॉमन वॉलपेपर अप्लाई हो रहा है। और इस पर भी आप CMD ओपन करके चेक कर लीजिए कि ये आपका पॉलिसी से ही अप्लाई हो रहा है या नहीं। ये देखिए कॉमन वॉलपेपर GPO, तो जो हमने कॉमन वॉलपेपर GPO अप्लाई की थी डोमेन लेवल पे, मतलब सभी यूजर्स के लिए, वो हमारी अप्लाई हो गई है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारी जो NEIT यूज़र हमने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था उस पर ब्लैक स्क्रीन जो आ रही थी, ठीक है, यदि ऐसा कुछ सीन होता है, ब्लैक स्क्रीन आती है, तो या तो आप 2-3 बार पॉलिसी अपडेट करो और सिस्टम रीस्टार्ट कर लो, तो आपकी पॉलिसी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। और पॉलिसी यदि अप्लाई होने के बाद भी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जैसे हमारे केस में हो रहा था, वॉलपेपर नहीं आ रहा था बट पॉलिसी अप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आप ये भी चेक कर सकते हो कि जो आपने फोल्डर शेयर किया था जिसमें ये आपका कॉमन वॉलपेपर सेव था, और उस फोल्डर को हमने शेयर किया था डोमेन कंट्रोलर से, तो वो फोल्डर सभी यूजर्स के सिस्टम पे एक्सेसिबल है या नहीं, ठीक है। मतलब जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है वो क्या है, DC सर्वर, ठीक है, DC सर्वर। और इसको यदि हम एक्सेस करते हैं तो ये एक्सेस हो रहा है, ये वाला फोल्डर जो डेस्कटॉप वॉलपेपर के नाम से हमने शेयर किया था ये एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सेस हो रहा है तो आपका वॉलपेपर डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये भी इशू हो सकता है यदि एक्सेस नहीं हो रहा है ये फोल्डर जिससे आपने ये वॉलपेपर जो है ग्रुप पॉलिसी के थ्रू डिप्लॉय किया है, तो उस केस में भी आपका ब्लैक स्क्रीन शो करने लगता है, ठीक है। या फिर पॉलिसी अपडेट तो हो जाती है बट रीस्टार्ट मांगता है कभी कभी, तो वो रीस्टार्ट करोगे आप तो उसके बाद में पॉलिसी आपके अप्लाई हो जाती है, ठीक है। कभी कभी 5-10 मिनट भी ले लेता है ये पॉलिसी अपडेट होने में, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, थोड़ा टाइम ले लेता है क्योंकि सर्वर से सिंक करने में। बट ये चीज़ आप चेक कर लेना कि आपका एक्सेसिबल है वो फोल्डर जिसमें आपका वॉलपेपर शेयर्ड है, ठीक है, ठीक है गाइज। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये आपका डोमेन, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, डोमेन कंट्रोलर पे भी ये आपका कॉमन वॉलपेपर अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि हमने जो डोमेन कंट्रोलर ये लॉगिन किया है वो लॉगिन है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स से, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर जो है वो कहाँ क्रिएटेड है, हमारी एक्टिव डायरेक्टरी में। अगर हम यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक यूजर मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये भी एक एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर है। और जो हमने यूजर अपने आप बनाए हैं वो AIPL यूजर्स के अंदर जो ये सारे डिपार्टमेंट बनाए, इनके अंदर OU बनाए और उनके अंदर यूजर्स बनाए, वो हमने मैनुअली क्रिएट किए हैं। बट एक बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से यूजर आता है, तो इसलिए ये इस यूजर पे भी अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने जो पॉलिसी क्रिएट की है वॉलपेपर की डिप्लॉय किया है वो डोमेन लेवल पे क्या है कि डोमेन में जो भी आपके यूजर्स हों सभी पे अप्लाई हो जाए, तो इसलिए डोमेन कंट्रोलर पे भी अप्लाई हो रही है, ठीक है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम अपने डोमेन लेवल पे, यदि सारे सिस्टम्स पे सारे यूजर्स पे हमें वॉलपेपर पॉलिसी डिप्लॉय करनी है तो हम डोमेन लेवल पे पॉलिसी लगा सकते हैं, ठीक है। यदि अदरवाइज आप यदि डिपार्टमेंट वाइज पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हो, सपोज दैट आपने 3 डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट किए हैं, एक आपका HR डिपार्टमेंट, एक आपका IT डिपार्टमेंट एंड नेक्स्ट आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये आपके 3 डिपार्टमेंट हैं। इनमें आप सेपरेट वॉलपेपर ऐप डिप्लॉय करना चाहते हो तो उसके लिए वही करेंगे जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले उनका सेपरेट OU क्रिएट करेंगे, उन OU के अंदर आपके यूजर्स क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट वाइज, फिर उन OU पे पॉलिसी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई है, ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए सिर्फ इसी पॉलिसी को हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिपार्टमेंट वाइज जो पॉलिसी है वो क्रिएट करेंगे और फिर डिपार्टमेंट वाइज वॉलपेपर सेपरेट वॉलपेपर डिप्लॉय करेंगे, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा शेयर की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी एजुकेशनल और टेक्निकल वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँ,
ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिपार्टमेंट वाइज वॉलपेपर पॉलिसी डिप्लॉय करते हैं। ठीक है।